हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका जो लेसन नंबर 36 है उसके बारे में। जो आपकी जो 9th यूनिट है उसी का अगला जो भाग है वो कौन सा है, लेसन नंबर 36। इसका नाम है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, ये अपने लेसन का नाम है। इससे पीछे के लेसन में हमने 35 के लेसन के अंदर क्या पढ़ा था, मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा था और आनुवांशिकता के बारे में हमने पढ़ा था। मेंडल के जो पार्ट था उसके अंदर हमने देखा कि मेंडल ने क्या किया, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया। और आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जो जनकों से संततियों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि भी ये जो आनुवांशिक लक्षण है वो जनकों से संततियों के अंदर किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, इनको लेकर कौन जाता है या परिवहन इनका किस प्रकार से होता है। तो ये सब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये इसके अंदर पढ़ेंगे कि भी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है भाई, पीछे हमने देखा कि मेंडल ने कई नियम प्रतिपादित किए थे, उसके बाद मेंडल के नियमों के कई अपवाद भी खोजे गए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि भी जो आनुवांशिक जो अपने जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किस प्रकार से होते हैं। और कई प्रकार के जो लक्षण होते हैं, ऐसे कई बार क्या होता है कि लक्षणों में क्या हो जाती है, विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार जैसे मान लीजिए जब पैतृकों से संतति उत्पन्न होती है तो संतति के अंदर कुछ प्रकार के विकार पाए जाते हैं जो आनुवांशिक होते हैं। ठीक है भाई, जन्मजात जिन्हें विकार हम कह सकते हैं कि भाई जन्म से जिस मनुष्य के पास वो विकार होते हैं वो कौन से होते हैं, आनुवांशिक विकार होते हैं। तो आनुवांशिक विकारों के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मानव के अंदर गुणसूत्रीय विकृतियां। गुणसूत्रीय विकृतियों को जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र क्या होता है। तो पहले देखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, तो ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, अतः इन्हें आनुवांशिकता का क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। मतलब गुणसूत्र वह संरचना होती है जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, लेकर जाती है। तो आपको पता चल गया गुणसूत्र क्या होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करके ले जाए, स्थानांतरित करे। मतलब ये एक प्रकार के वाहक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है भाई, किसके रूप में कार्य करती है, वाहक के रूप में। अब बात करते हैं भी गुणसूत्र को खोजा किसने। तो देखिए गुणसूत्र को सर्वप्रथम होफमिस्टर ने खोजा। होफमिस्टर ने 1848 के अंदर जो टेड्रेस केंसिया की परागकण मात्र कोशिकाओं से इसको क्या किया था, देखा था। किसको, गुणसूत्र को। इसने एक जालनुमा संरचनाएं देखी थी 1848 के अंदर। किसने, हॉफमेस्टर ने किसके अंदर, टेड्रेस केंसिया की परागकण मात्र कोशिकाओं के अंदर देखा था। परागकण मात्र कोशिकाओं ने इसको देखा और आगे चलकर जो वाल्देर वैज्ञानिक थे, कौन सा वैज्ञानिक भाई, जिसका नाम क्या था, वाल्देर। वाल्देर ने जो होफमिस्टर ने जो संरचना देखी थी उसको क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, गुणसूत्र नाम दिया। मतलब होफमिस्टर के द्वारा जो संरचना खोजी गई उसको वाल्देर ने क्या नाम दिया था, गुणसूत्र। तो आगे चलते हैं कि गुणसूत्र का वर्णन सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्टार्सबर्गर ने किया था गुणसूत्र का सर्वप्रथम वर्णन। और स्टर्न व बावेरी ने क्या किया, स्टर्न व बावेरी ने बताया कि गुणसूत्रों के ऊपर कुछ क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिकता के कण पाए जाते हैं। स्टर्न व बावेरी ने क्या बताया, गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं भी, आनुवांशिकता के कण पाए जाते हैं। तो इस साथ साथ में आप नोट भी करते रहिए, इससे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो ये क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिकता के कण पाए जाते हैं, जिन्हें वर्तमान में हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये आपको पता ही है। तो स्टर्नबार्गर ने बताया कि गुणसूत्र पर कुछ आनुवांशिकता के कण पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टर्न-बावेरी की परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो था गुणसूत्र का सामान्य परिचय। अब देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार कि भाई विभिन्न जो जीव होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं जीवों में उपस्थिति के आधार पर। पहला होता है वायरल गुणसूत्र।
पहला कौन सा होता है, वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र जैसा नाम से ही पता है, इसमें पाए जाएंगे, वायरस के अंदर पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। कौन से जीवों में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाएंगे। और यूकैरियोटिक गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो अब देखिए, वायरल जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी प्रकार के वायरस में क्या होता है, एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। सभी प्रकार के जो वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक गुणसूत्र, मतलब कितनी संख्या का, एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है। और वो गुणसूत्र वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए दोनों में से किसी एक का बना हो सकता है। ठीक है भाई, सभी वायरस में एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, और वो जो गुणसूत्र होता है वो या तो डीएनए का बना होगा या किसका बना होगा, आरएनए का बना होगा। ये निर्भर करता है कि वायरस किस प्रकार का है। अब अगर वायरस की बात करें, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जीवाणुभोजी की संरचना। ये क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक प्रकार का वायरस है जिसे हम हिंदी में जीवाणुभोजी कहते हैं, आपने पढ़ा है। ये क्या करता है, जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करता है। ठीक है, तो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है भाई, एक पाया जाता है द्विकुंडलीय होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज में होता कैसा है, द्विकुंडलीय होता है। अब देखते हैं, अधिकांश जो जंतु व पादप वायरस होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। मतलब ये कहने का अर्थ आनुवांशिक पदार्थ, गुणसूत्र या आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो जंतु या पादप वायरसों में किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। किसमें बना होता है, आरएनए का। मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में वायरस के अंदर, मतलब जंतु वायरस व पादप वायरस, पादप वायरस के अंदर एक एग्जाम्पल है जो पादपों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जैसे टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस जो अपना है वो तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है। इसके अंदर जो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है भाई, आरएनए होता है, और वो एक सूत्र के द्वारा बना होता है, मतलब एक सूत्री होता है। आपको पता ही है आरएनए यूकैरियोटिक में भी कैसा होता है, एक सूत्री होता है, परंतु आरएनए यूकैरियोटिक के अंदर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, आनुवांशिकता का कार्य नहीं करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंदर एक सूत्रीय, मतलब एक लड़ के रूप में क्या होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, गुणसूत्र आपको पता है किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। गुणसूत्र अपने आप में, मतलब डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, कंडेंस होता है, मतलब संघनित होकर इस प्रकार से संरचना बनाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए इस प्रकार से दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो सुनुमा, तो ये क्या होता है अपना, गुणसूत्र कंडेंस होकर, मतलब संघनित होकर धागे के रूप में जो डीएनए होता है वो किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिए, इनको प्रोटीन कुल में रखा जाता है। मतलब वायरस जो होते हैं, वायरस के अंदर गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए वायरस है, इसके चारों तरफ आपने वायरस की संरचना पढ़ी है 11th क्लास में। तो वायरस की संरचना के अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ एक प्रोटीन खोल पाया जाता है। वायरस में क्या होता है, एक प्रोटीन खोल पाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए, वो इसके अंदर क्या होता है, गिरा हुआ रहता है। उसे हम जो प्रोटीन खोल पाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक वायरस है, इसका प्रोटीन खोल हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैप्सिड। ठीक है, और कैप्सिड प्रत्येक इकाई किससे बनी होती है, कैप्सोमियर से। ज्यादा डीप नहीं जाना अपने को, आप पढ़ चुके हैं क्लास में। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वायरल गुणसूत्र। दूसरा प्रकार का आता है अपना प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है भाई, गुणसूत्रों की संख्या कोशिका के अंदर एक होती है। गुणसूत्रों की संख्या कोशिका में क्या होती है, एक होती है। आकृति क्या होती है इसकी, वर्तुल होती है। वर्तुल मतलब इस प्रकार से पाई जाएगी। आकृति क्या होगी इसकी, वर्तुल होगी। आकार होगा 25 माइक्रो से 100 माइक्रो के मध्य तक। ठीक है भाई, ये था अपना प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखिए हम, और किसके रूप में पाया जाएगा, डीएनए के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यूकैरियोटिक गुणसूत्र, जंतु, पादप व कवक, ये तीनों ही क्या है, अपनी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इनके भीतर
क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र। और गुणसूत्र यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केंद्रक में। ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या स्थित होता है, अपना केंद्रक उपस्थित होता है। इस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये आपने पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित है। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र या जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब यूकेरियोटिक में जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, डीएनए के बने होते हैं। और यह स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन से संबंध होते हैं। ये भी आपको पता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए के अंदर स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक जो यूकेरियोटिक जीव होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य का, आपको पता है कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। पीछे जैसे हमने पढ़ा है किसके बारे में, मटर के बारे में, तो मटर के अंदर कितने पाए जाते हैं, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए निमेटोड की बात करें तो इसमें न्यूनतम कितने, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निमेटोड जो संघ के जंतु होते हैं। और नेक्स्ट बात करें प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनमें अधिकतम 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्या होती है, इनकी संख्या होती है। तो ये थे अपने गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार के बाद में अब देखते हैं हम कि जो मानव होता है उसके अंदर गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दैहिक गुणसूत्र जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना, गुणसूत्र मनुष्य में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, गुणसूत्र क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक गुणसूत्र व लिंग गुणसूत्र। कौन कौन से भाई, दैहिक गुणसूत्र व दूसरा होता है अपना लिंग गुणसूत्र। इसे हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है भाई, अपने अंदर कितने होंगे, दैहिक गुणसूत्र। जैसा कि नाम से पता है, जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर ऐसे जीन उपस्थित होते हैं जो दैहिक लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मतलब कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। उन गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, 46 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 46। मेल व फीमेल में समान होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए दोनों के अंदर, नर व मादा के अंदर अगर बात करें, नर व मादा दोनों के अंदर 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। 44 गुणसूत्र सेम होते हैं। अगर जोड़े के रूप में बात करें, जोड़े कितने होते हैं दोनों में, 23। जोड़े कितने होते हैं दोनों में, 23। तो 22 जोड़े, कितने जोड़े, 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं, दोनों में समान। मतलब एक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से गुणसूत्र, एक जोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2। तो मनुष्य के अंदर टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46। अगर इनको जोड़े के रूप में लिखना चाहे तो कितने हो जाएंगे भाई, ये 23 हो जाएंगे। 23 मतलब 2n हो जाएंगे। 2n गुणसूत्र का मतलब है 2। n यहाँ पर क्या है, जोड़ों की संख्या है। n यहाँ पर क्या है, जोड़ों की संख्या। तो 2 × 23 बराबर कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणसूत्रों को काउंट करते हैं। ठीक है, तो 2n से लिखेंगे। 2n मतलब द्विगुणित कोशिका अगर हम दर्शाते हैं तो 2n, किसी भी जीव के गुणसूत्र की संख्या निकालनी है तो उसके अंदर जोड़ों की संख्या को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पर जोड़े कितने मनुष्य में, 23 है। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणसूत्र की जो संख्या होती है उसको देखते हैं।
आगे देखिए कितने जोड़े हुए, 22 जोड़े। तो क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं, मेल व फीमेल के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। परंतु दो गुणसूत्र मतलब एक एक जोड़ा दोनों के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर हम बात करें नर के अंदर लिंग गुणसूत्रों की, तो नर में दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स वाई। और मादा के अंदर दो गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स कहते हैं। ठीक है भाई। इस प्रकार से देखिए 44 और 2 46 गुणसूत्र हो गए, किसके अंदर है, नर के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार से देखिए 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये तो क्या हो गए, सॉरी एक्स वाई, ये तो क्या हो गए अपने नर के गुणसूत्र हो गए, जिसके अंदर 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और दो दो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अब आगे देखिए मादा के अंदर हम बात करें तो कितने हो गए टोटल गुणसूत्र, 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये क्या हो गए अपने फीमेल के गुणसूत्र हो गए। तो इसके अंदर देखिए 44 गुणसूत्र तो नर व मादा दोनों में समान होते हैं, मतलब प्रत्येक गुणसूत्र पर समान प्रकार के जीन स्थित होते हैं, ठीक है, जो समान प्रकार के लक्षणों का निर्धारण करते हैं देह के अंदर। और परंतु दो गुणसूत्र या कह दीजिए एक जो जोड़ा होता है वो दोनों के अंदर भिन्न भिन्न होता है, वो क्या होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अगर आप इनको जोड़ों में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भाई, 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है भाई, 22 प्लस एक्स वाई, और इसको क्या लिखोगे, 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो 22 मतलब सॉरी जोड़े के रूप में इस प्रकार से लिखोगे अलग अलग, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ठीक है। और एक हो गया अगर गैमेट के निर्माण के समय घटना होती है 22 प्लस एक्स एक्स, ये तो क्या होते हैं, इनसे दो प्रकार के गैमेट बनते हैं सूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है भाई। इस प्रकार से इनसे क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य की एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, परंतु दो गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग निर्धारण कार्य करते हैं। तो नर में कितने होते हैं, एक्स वाई, और मादा में एक्स एक्स। एक्स वाई दोनों क्या है ये आपको पता है, अलग अलग है, एक्स एक्स दोनों क्या है, समान है, इन दोनों पर समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। परंतु एक्स वाई के अंदर क्या होता है, देखिए मनुष्य के अंदर जो नर होता है उसके अंदर एक्स गुणसूत्र तो क्या होता है, पूर्ण होता है इस प्रकार से, परंतु वाई गुणसूत्र जो होता है उसकी एक भुजा क्या होती है, छोटी होती है। वाई गुणसूत्र की एक भुजा क्या होती है, छोटी होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो नीचे के जो गुणसूत्र भाग होंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ के जीन तो क्या होंगे, समान होंगे, परंतु यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखिए मनुष्य के अंदर जो नर होता है उसके अंदर एक्स गुणसूत्र क्या होता है, बड़ा, और वाई गुणसूत्र की जो ऊपर की जो भुजा होती है वो छोटी होती है थोड़ी इसके सामने, अगर ये जोड़े में जब उपस्थित होते हैं, जब इसका आप मानचित्र बनाते हैं तो, ठीक है भाई। अब देखिए गुणसूत्र का आलेख बनाना क्या कहलाता है, अपना जो गुणसूत्रीय आलेख या इडियोग्राम कहलाता है। मतलब मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर गुणसूत्र का हमें क्या करना है, एक मानचित्र प्राप्त करना, मतलब गुणसूत्रों को उनकी साइज के अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना, वो क्या क्या कहलाती है, इडियोग्राम कहलाती है, इडियोग्राम, या इसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय आलेख, गुणसूत्रीय आलेख कहते हैं, ठीक है भाई। मतलब मनुष्य की गुणसूत्रों की जो व्यवस्था है उसका क्या करना है, एक प्रकार का मानचित्र प्राप्त करना, उसे हम क्या कहते हैं, आपका इडियोग्राम या गुणसूत्रीय आलेख कहते हैं। तो ये था अपना सामान्य इंट्रोडक्शन किसके बारे में, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, आनुवंशिकता के जो वाहक होते हैं, इनके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, जीन, क्योंकि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के, और डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र पर भी क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे, ठीक है। तो गुणसूत्र मनुष्य में कितने, दैहिक ऑटोसोमल या लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, 44 दोनों में नर व मादा में समान होते हैं, और एक एक जो जोड़ा होता है वो भिन्न होता है, नर में एक्स एक्स, मादा में एक्स, सॉरी नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। अब हम आगे देखते हैं मनुष्य के अंदर आनुवांशिक विकार, कि मनुष्य के अंदर जो आनुवांशिक विकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपना मानव गुणसूत्रीय विकृतियां।
तो मानव के अंदर गुणसूत्रीय विकृतियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑटोसोमल अपसामान्यताएं, ठीक है भाई। दूसरी होती है लिंग गुणसूत्रीय अपसामान्यताएं। जैसा कि नाम से ही पता है ऑटोसोमल अपसामान्यताएं, ऑटोसोमल अपसामान्यताएं मतलब ऑटोसोमल जो गुणसूत्रीय विकृतियां है वो किसके अंदर उत्पन्न होगी, जो ऑटोसोमल मतलब देहिक जो गुणसूत्र होंगे अगर उनके अंदर क्या होती है विकृति उत्पन्न होती है तो वो अपसामान्यताएं क्या कहलाती है, अपनी ऑटोसोमल अपसामान्यताएं। जैसे मनुष्य के अंदर 44 जो गुणसूत्र है जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, अगर इन 44 गुणसूत्रों के अंदर कोई विकृति होती है, ठीक है भाई, इन 44 गुणसूत्रों के अंदर कोई विकृति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल अपसामान्यताएं कहते हैं। तो इसके अंदर पहली अपसामान्यता आती है अपने डाउन सिंड्रोम। पहली जो आती है वो क्या होती है, डाउन सिंड्रोम होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं या डाउन सिंड्रोम। पहली अपनी आनुवांशिक विकृति है जो किसमें उत्पन्न होती है, ऑटोसोमल गुणसूत्रों में विकृति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं उनके अंदर अपसामान्यता उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल अपसामान्यता कहते हैं। जो ऑटोसोमल अपसामान्यताएं होती है उसकी खोज की थी, जो डाउन सिंड्रोम है उसकी खोज की थी लैंगडन डाउन ने। एक वैज्ञानिक थे, कौन है, लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने 1866 के अंदर क्या देखा कि जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, कौन सा जोड़ा, 21वां जोड़ा। देखिए ये प्रथम जोड़ा हो गया, मान लीजिए ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े। 23 जोड़े पाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चलते रहेंगे नीचे की तरफ में तो जो 21वां जो जोड़ा आएगा, 21वें जोड़े में कितने गुणसूत्र होंगे भाई, 2 गुणसूत्र होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 गुणसूत्र होने चाहिए। परंतु जो डाउन सिंड्रोम होता है उस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा होता है उस 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र। जैसे मान लीजिए मतलब कितने गुणसूत्र हो गए, 3 गुणसूत्र होने कितने चाहिए, एक जोड़े के अंदर 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए, परंतु इसके अंदर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं ट्राइसोमी। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं इस घटना को। मतलब कितने हो गए गुणसूत्र, 3 हो गए। अब देखिए ये जो गुणसूत्र होता है वो आपको पता चल गया किसके कारण होता है कि जो 21वां जोड़ा होता है अपना गुणसूत्र का, उस 21वें जोड़े में होने कितने चाहिए, 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए प्रत्येक जोड़े में, परंतु कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, एक अतिरिक्त गुणसूत्र और आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर कौन सा रोग उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है संतति के अंदर। तो उस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए ये जो रोग होता है वो 600 बच्चों में से एक में पाया जाता है। मतलब 600 बच्चों के ऊपर एक अनुपात में पाया जाता है ये एक बच्चे में। अब ये रोग उत्पन्न किस कारण से होता है, तो ये रोग उत्पन्न होता है अधिक उम्र की अगर माता, जैसे मान लीजिए 40 उम्र की अगर कोई स्त्री है उसको अगर मान लीजिए बच्चे पैदा करती है तो उस बच्चे के अंदर ये रोग होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। मतलब अधिक उम्र की अगर कोई स्त्री अगर बच्चे को जन्म दे तो उसके अंदर ये रोग होने की क्या रहती है, संभावना। अब वो क्यों होती है, वो देखिए कि इस स्त्रियों के अंदर अंड जनन की क्रिया के दौरान मादा के अंदर अंड जनन की क्रिया होती है। अंड जनन की क्रिया के अंदर आपको पता है भाई अंडाणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इस अंडाणु निर्माण के समय क्या होता है भाई, अंड जनन है कब होगा, जब द्विगुणित मतलब जनन कोशिकाओं के अंदर, द्विगुणित जनन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा, अंड कोशिका का निर्माण होगा या अंडाणु का निर्माण होगा। इस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जैसे मान लीजिए इसके अंदर कितने गुणसूत्र थे भाई, 46 गुणसूत्र थे। मतलब कितने थे, 44 प्लस XX। और जब युग्मक निर्माण हुआ, युग्मक निर्माण के समय दोनों में बराबर जाते हैं, दोनों युग्मकों के अंदर। मतलब एक युग्मक में कितने जाएंगे, 22 23 जाएंगे और एक युग्मक में कितने गुणसूत्र जाएंगे, 23 गुणसूत्र जाएंगे। ठीक है भाई, तो दोनों में कितने जाएंगे, 23 गुणसूत्र जाएंगे। परंतु इसके समय क्या होता है, मतलब इस प्रकार से जाना चाहिए, होना इस प्रकार से चाहिए युग्मक निर्माण है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स होना तो इस प्रकार से चाहिए गुणसूत्र मतलब युग्मकों का निर्माण। परंतु
अधिक उम्र के समय क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन में अब सामान्यता हो जाती है। यहाँ पर अर्धसूत्र विभाजन में कुछ क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने के कारण मान लीजिए यहाँ पर कितने 44 जो काई गुणसूत्र थे दोनों में कितने जाएंगे 22 और एक एक क्या जाएगा दोनों के अंदर 3 गुणसूत्र जाएगा। तो इस 22 की जगह यहाँ पर कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, 23 गुणसूत्र आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 23 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, अब ये मान लीजिए जो अपनी युग्मक बना है, इस युग्मक के अंदर कितने गुणसूत्र हो गए भाई, 23 और 1 24 गुणसूत्र हो गए। कितने गुणसूत्र हो गए, 24 गुणसूत्र हो गए। और जो शुक्राणु आएगा उस शुक्राणु की कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र है, 23। कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 24 कितने हो गए टोटल अपने, 23 कितने होने चाहिए थे, 46 गुणसूत्र होने चाहिए, परंतु यहाँ पर कितने हो गए अपने 47 गुणसूत्र हो गए। इसके कारण एक अतिरिक्त ऑटोसोमल गुणसूत्र के कारण, ठीक है। तो इस कारण ये क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है अर्धसूत्र विभाजन में असामान्यता के कारण। एक अतिरिक्त जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होता है वो एक अंड कोशिका में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और वो अंड कोशिका जब आगे चलकर शुक्राणु के साथ निषेचन की क्रिया करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें क्या पाया जाएगा, डाउन सिंड्रोम। और ये कौन से गुणसूत्र में होता है, 21वें जोड़े के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। 21वें जोड़े में प्लस में एक और गुणसूत्र क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है भाई। ये होता है अपना डाउन सिंड्रोम। अब इससे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लक्षण देखिए क्या होता है कि उनका कपाल क्या पाया जाता है, चौड़ा पाया जाता है। कपाल जो देह का जो ऊपरी भाग होगा, सिर का खोपड़ी, वो क्या पाई जाएगी, बड़ी पाई जाएगी। गर्दन कैसी पाई जाएगी, उनके अंदर छोटी और चपटे हाथ पाए जाएंगे। मुंह हमेशा खुला रहेगा, निचला होंठ लटका रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है। और बुद्धि उनकी क्या होती है, अल्प विकसित होती है, मतलब एक प्रकार से मंद बुद्धि जो बालक है वो विकसित होता है। तो ये था अपना कौन सा रोग है, डाउन सिंड्रोम। ध्यान में रखना है, लैंगडन डाउन ने खोज की 21वें जोड़े के गुणसूत्र के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है या आ जाता है या ऐड हो जाता है। तो टोटल अब इस बालक के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 47 गुणसूत्र होंगे। 47 गुणसूत्र होंगे। तो मान लीजिए अगर मेल है तो मान लीजिए तो देह गुणसूत्र इसके अंदर कितने हो गए, अब देह गुणसूत्र वैसे अगर सामान्य होता तो कितने होते, 44, परंतु यहाँ पर कितने हो गए, 45 हो गए, क्योंकि 21 में जोड़े में एक अतिरिक्त आ गया। और लिंग सूत्र उतने देंगे, लिंग सूत्रों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ देही गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो रोग आता है वो होता है क्राइडुचेट सिंड्रोम। नेक्स्ट रोग आता है क्राइडुचेट सिंड्रोम। दूसरा आता है क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्राइडुचेट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखिए कि इसके अंदर जो बालक होता है या जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है उसके अंदर जो 5 नंबर गुणसूत्र होता है, संख्या 5 गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है वो विलुप्त हो जाती है। इसके अंदर देखिए ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की एक भुजा टूटकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक भुजा टूटकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कितने नंबर गुणसूत्र की भी, 5वें गुणसूत्र में क्या होता है, ये उत्पन्न होता है 5वें गुणसूत्र के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, रोग क्या आता है अपना क्राइडुचेट सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा पैदा होता है ये भी क्या होता है, 5वां जो जोड़ा गुणसूत्र होता है उसके एक गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है वो टूटकर अलग हो जाती है। और इस कारण से बच्चे के अंदर जब बच्चा रोता है तो उसके अंदर बिल्ली जैसी आवाज आती है। कैसी आती है, बिल्ली जैसी आवाज, ठीक है भाई। ये था अपना कौन सा गुणसूत्र, क्राइडुचेट सिंड्रोम। एक नेक्स्ट अपना आता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये आपको समझ में आएगा, क्राइडुचेट सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र के अंदर, मतलब 5वां जो गुणसूत्र होता है अपना 5वां जोड़ा, उस गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है वो टूटकर अलग हो जाती है, ठीक है। छोटी भुजा टूटकर अलग हो गई तो अलग होने के कारण मतलब देखिए गुणसूत्र पर क्या पाई जाती है, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण का निर्धारण करता है। अब ये गुणसूत्र का ये भाग अलग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित जो जीन थे वो भी गायब हो गए और वो जीन नेक्स्ट पीढ़ी में गमन नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट पीढ़ी में अगर वो जीन गमन नहीं कर पाए तो जो उत्पन्न होने वाली संतति होगी उसके अंदर उन जीनों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होंगे उनका क्या होगा, अभाव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में
जो 18वां गुणसूत्र होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ये तीसरा क्या है अपना ऑटोसोमल क्या है अब सामान्यता है। इसके अंदर 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाता है, आ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। मान लीजिए अपना 18वां गुणसूत्र है, 18वां जोड़ा, इसके अंदर भी सेम होगा जैसे डाउन सिंड्रोम में किसमें आया 21वें गुणसूत्र में, 21वें गुणसूत्र में, उसी प्रकार से इसमें 18वां जो जोड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर जो बालक उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बुद्धि का विकास, उसके अंदर अल्प बुद्धि वाला वो बालक होगा। ये कारण भी क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन में असामान्यता के कारण होता है, इसी कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो आज हमने पढ़ लिया ऑटोसोमल अपसामान्यताएं। तो ऑटोसोमल जो अपसामान्यताएं हैं वो अपनी कितनी हो गई भी, एक तो भी डाउन सिंड्रोम, दूसरी हमने पढ़ी क्राइडुचेट सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब रोग, ठीक है भाई, अपसामान्यता। तो डाउन सिंड्रोम कब होगा, 21वें जोड़े में क्या आ जाए, एक अतिरिक्त गुणसूत्र, मतलब ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाए। और क्राइडुचेट सिंड्रोम जब जो 5वां गुणसूत्र है उसकी एक छोटी भुजा टूटकर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, ठीक है, 5वें जोड़े में से। और एडवर्ड सिंड्रोम 18वें में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल अपसामान्यताएं कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब ये जो अपसामान्यताएं होती है वो दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, आने वाली जो संतति होती है उसके अंदर माता पिता से। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। साथ साथ में इनको नोट भी करते रहिए, जिससे आपके जो नोट्स है वो भी क्या होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे। आज अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया है, आगे हम कल बात करेंगे लिंग गुणसूत्रीय संबंधी अपसामान्यताओं की। लिंग गुणसूत्रीय संबंधी अपसामान्यता जैसे नाम से ही पता है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो लिंग गुणसूत्र होंगे उनके अंदर अपसामान्यताएं उत्पन्न होगी, और उनके अंदर जो अपसामान्यताएं उत्पन्न होगी उससे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप इसको रिवाइज करें, दोबारा पढ़िए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।